हेलो दोस्तों, मैं हूं आजाद सिंह। आप देख रहे हैं आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने फिर से उपस्थित है माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट का वीडियो नंबर 2 लेकर के। फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर को कवर किया था। उसमें मैंने ये भी बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, और छोटे छोटे जो फैक्ट्स थे उनको मैंने उसमें कवर किया था। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क करता है और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो इन सभी बातों पर मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर ही चुके हैं। तो वो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के बारे में परिचय करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर की चर्चा करने से पहले हमें कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानना चाहिए, हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। कहा जाता है कि जो अपनी हिस्ट्री नहीं जानता है वो हिस्ट्री नहीं बना सकता। तो इसी प्रकार से हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री जानेंगे। कंप्यूटर की हिस्ट्री की तरफ यदि हम चलें तो हमें पता लगेगा कि जो कंप्यूटर के फादर कौन है, अर्थात जनक कौन है। देखिए, किसी भी चीज़ की यदि हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो सबसे पहले पता लगना चाहिए कि कंप्यूटर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू कहाँ से हुआ, किसने किया। तो जो इसके जनक हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज साइंटिस्ट थे। 19वीं सदी में इन्होंने इसकी खोज की थी, इसीलिए इन्हें साइंटिस्ट कहा जाता है, इन्हें जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। इसके बाद 1937 ईस्वी में क्या हुआ, एबीसी नाम के कंप्यूटर बनाया गया था। एबीसी नाम का कंप्यूटर 1937 ईस्वी में बनाया गया था। किसने बनाया था, ये देखिए। एबीसी की फुल फॉर्म पहले हम आपको बता दें। एबीसी की फुल फॉर्म होती है एटाना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो था एटाना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, मतलब एबीसी। एबीसी कंप्यूटर को किसने बनाया था, तो डॉक्टर जोहन वी अटानासॉफ एंड क्लिफोर्ड पेरी, ये दो साइंटिस्ट थे। डॉक्टर जोहन वी अटानासॉफ और क्लिफोर्ड पेरी, दो साइंटिस्टों ने मिलकर के 1937 ईस्वी में अटानासॉफ वेरी कंप्यूटर का निर्माण किया था। ओके। इसके बाद यदि हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 1975 में बनाया गया था। जो कि आजकल हम लोग यूज करते हैं वो हमारे लिए पर्सनल कंप्यूटर होता है। ओके। तो पर्सनल कंप्यूटर जो बनाया था वो कब बना था, 1975 में बना था। और किसने बनाया था, ईडी रॉबर्ट ने बनाया था। ईडी रॉबर्ट साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया था। तो उम्मीद है इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसकी बात करते हैं कि कंप्यूटर नाम कैसे पड़ा। कंप्यूटर नाम कैसे पड़ा, तो देखिए, किसी भी चीज़ का यदि नाम पड़ता है तो उसके गुण धर्म या उसके कार्य को देख करके ही उसका नाम रखा जाता है। किसी भी चीज़ का उसका गुण धर्म देख करके ही उसका नाम रखा जाता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर का नाम पड़ा था। तो कंप्यूटर का जो नाम पड़ा है वो कंप्यूट शब्द से पड़ा। किससे, कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट शब्द है, कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना। क्या होता है, गणना करना। कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना। इसी से नाम बना है कंप्यूटर। इसी से नाम बना कंप्यूटर। क्या बना, कंप्यूटर। कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना और इसी से नाम बना है कंप्यूटर। अच्छा, अब से लोग ये भी पूछते होंगे कि कंप्यूटर की हिंदी क्या है। आपसे हो सकता है हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो कंप्यूटर की हिंदी जानना बहुत जरूरी हो गया, मतलब हिंदी नाम जानना जरूरी होगा। तो जो गणना करने का मतलब होता है, इसी से हिंदी नाम बना है संगणक। संगणक, इसी से नाम बना, इसका हिंदी क्या बना, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी नाम क्या होता है, संगणक। तो कंप्यूटर नाम बना है कंप्यूट से, मतलब गणना करने वाला। और ये सबसे पहले बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, सबसे पहले ये बनाया गया था कैलकुलेशन करने के लिए था। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले बनाया गया था, तो इसीलिए इसका नाम बड़ा है संगणक। ओके। और अब तो मैं कहूँ वर्ल्ड में 90% कार्य, जी हाँ, 90% कार्य जो है वो कंप्यूटर से होता है। और सबसे पहले जो बनाया गया था वो कैलकुलेशन करने के लिए ओनली बनाया गया था। हम इसकी डेफिनेशन की तरफ यदि चलें तो इसकी कुछ डेफिनेशन ये कहती है, द डाटा इनपुट प्रोसेस बाय कंप्यूटर यूजर बाय आउटपुट रिजल्ट आर प्रोवाइडेड अस। मतलब कि जो यूजर है वो इनपुट डाटा देता है, उसकी कंप्यूटर प्रोसेस करता है और आउटपुट पर दे देगा। मतलब जो यूजर है वो कंप्यूटर में कुछ इनपुट डाटा देगा और उस इनपुट डाटा की कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और उसके बाद हमें आउटपुट पर दे देगा। ये होता है काम कंप्यूटर का।
ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो नॉर्मली कंप्यूटर को बनाने के लिए मुख्यतः किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? तो कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर फर्स्ट इनपुट, नंबर सेकंड आउटपुट एंड माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी। मतलब इनपुट, आउटपुट, माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी, 4 चीज़ों की हमें मुख्यतः आवश्यकता है जो कंप्यूटर है उसको बना। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कंप्यूटर बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर, जिसे सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइसेस की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये आप एरोज देख रहे होंगे, ये एरोज क्या इंडिकेट कर रहे हैं, हम आपको बताएं। एरोज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि डाटा फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, मतलब डाटा किधर से किधर जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इनपुट डिवाइसेस से डाटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाएगा, जैसा कि हमें पता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डाटा जाएगा। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होगी कि माइक्रो प्रोसेसर से डाटा आउटपुट डिवाइसेस पर जाएगा। तो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आउटपुट डिवाइसेस की तरफ डाटा फ्लो करेगा। उसके बाद मेमोरी जो है, मेमोरी क्या इंडिकेट कर रही है कि मेमोरी में डाटा इन भी हो सकता है, मतलब आ भी सकता है, और उसके बाद जा भी सकता है। आप देख रहे होंगे मेमोरी में डाटा इन भी हो सकता है और आउट भी हो सकता है, इसलिए मेमोरी में जो बस बनी है वो बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस को यदि हम समझें तो वे डिवाइसेस जो कि माइक्रो प्रोसेसर में डाटा या इंस्ट्रक्शन को फीड करने के लिए उपयोग की जाती हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। वे डिवाइसेस जो कि माइक्रो प्रोसेसर में डाटा या इंस्ट्रक्शन को फीड करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कीबोर्ड, कीबोर्ड आपने देखा होगा, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, कीबोर्ड होता है। माउस, माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। टेक्स्ट स्कैनिंग, इसके द्वारा हम टेक्स्ट का जो पेज होता है उसको स्कैन करते हैं। फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव होती है, ये इससे हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, इसलिए हमारी ये क्या होगी, इनपुट डिवाइस होगी। लाइट पेन, लाइट पेन से हम लोग लिखते हैं तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट हो जाएगा डाटा। एडी, एडी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मतलब कोई ऐसा सिग्नल है जो कि कंप्यूटर से हमें ऑपरेट करना है या कंप्यूटर पे सेव करना है, तो उसके लिए हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाना पड़ेगा इनपुट पर, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद ईटीसी, मतलब इसके साथ साथ बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद हमें जानना पड़ेगा आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो हमें जानना पड़ेगा कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के रिजल्ट को या तो स्टोर करती हैं या फिर शो करती हैं, मतलब प्रिंट करती हैं। ऐसी डिवाइसेस जो कि माइक्रो प्रोसेसर के रिजल्ट को या तो स्टोर करती हैं या फिर प्रिंट करती हैं, उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। दिस इज आउटपुट डिवाइसेस। प्रिंटर, प्रिंटर आपके जो टेक्स्ट मैसेज है या तस्वीर है उसको प्रिंट कर देगा। एडी, डीए, डीए मतलब होता है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। ये कोई डिजिटल डाटा आया हुआ है उसे एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम डीए भी लगा सकते हैं आउटपुट पर। और उसके बाद सीआरटी, सीआरटी पहले चलती थी, अब भी नहीं चलती है, तो पहले टीवी हुआ करती थी बड़ी बड़ी, उसमें चलती थी। इसके बाद एलईडी है, अब तो एलईडी चल रही है। उसके बाद मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप क्या है, मैग्नेटिक टेप में डाटा जो है डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। ईटीसी, इसके साथ साथ बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि आपकी आउटपुट डाटा को स्टोर कर सकती हैं या फिर प्रिंट कर सकती हैं। तो ये तो आपकी थी इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मतलब ऐसी डिवाइस जो कि डाटा को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फीड किया जा सके। आउटपुट डिवाइसेस मतलब माइक्रो प्रोसेसर का डाटा या रिजल्ट को आउटपुट पर शो किया जा सके या प्रिंट किया जा सके या स्टोर किया जा सके। ओके, इसके बाद आते हैं मेमोरी। थर्ड नंबर क्या है हमारा, मेमोरी। तो मेमोरी को समझते हैं। मेमोरी क्या होती है, एक चिप होती है जो कि डाटा को स्टोर करती है। मेमोरी एक चिप होती है जो कि डाटा को स्टोर करती है बाइनरी फॉर्म में। देखिए हम आपको दिखा दें मेमोरी का जो ओवरव्यू है, ये डाटा को स्टोर करती है बाइनरी फॉर्म में। ये मेरे पास एक मेमोरी है जो कि डाटा को स्टोर करती है बाइनरी फॉर्म में। इसमें बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, इसमें बहुत सारी लोकेशंस होती हैं। प्रत्येक लोकेशन का कुछ नंबर होता है, 0305H, इसी प्रकार से FFF तक होता है। ये मैंने 16 बिट एड्रेस लिया है, आप चाहो तो 8 बिट एड्रेस, मतलब वो आएंगे जब मेमोरी कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि एड्रेस कितने बिट का हो सकता है, कहाँ पे क्या हो सकता है। और इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में 0 1 1 0 0 इस तरीके से बाइनरी फॉर्म में, मतलब डिजिटल रूप में डाटा स्टोर होता है। डिजिटल रूप में डाटा स्टोर होता है। और ये जो
स्लॉट देख रहे हैं ये बने होते हैं रजिस्टर से। किससे? रजिस्टर से बने होते हैं। रजिस्टर किससे बने होते हैं? फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। ये अभी आपकी बात नहीं है, आप सिर्फ मेमोरी के बारे में समझिएगा। ये जब हम कंस्ट्रक्शन मेमोरी पढ़ाएंगे तो बाद में बताएंगे ये मेमोरी कैसे बनी होती है, क्या होता है। तो आपने देखा एक ऐसी डिवाइस जो कि डाटा को डिजिटल रूप में स्टोर रखती है उसे मेमोरी कहते हैं, और मेमोरी का ओवरव्यू आप देख रहे हैं। तो मेमोरी हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक तो रैम होती है, एक रोम होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? ये डाटा को टेम्परेरी रूप से मतलब अस्थायी रूप से स्टोर करती है। और रीड ओनली मेमोरी क्या है? ये डाटा को स्टोर करती है परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है रोम। और रैम क्या करती है? डाटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है। मतलब यदि हम आपको डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझाना चाहें तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपका फ़ोन है, जब आप फ़ोन में कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो कहाँ डाउनलोड होके जाएगा? रीड ओनली मेमोरी में। कहाँ जाएगा? रीड ओनली मेमोरी में। या आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कोई भी आप पिक्चर डाउनलोड कर रहे हैं या कोई भी आप वहाँ पे मान लीजिए PDF फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, सभी कहाँ जाएंगी? रोम में जाएंगी। और जब भी उनको आप ऑपरेट करेंगे तो वो किस में आ जाएगी? रैम में आ जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाएगी। जैसे व्हाट्सएप की यदि हमने बात की थी, व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल कर लिया, किस में चला गया? मेमोरी में। अभी उसको हम खोल रहे हैं, अभी उसको हम चला रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, तो वो किस में है? इस समय रैम में है। इस समय वो कहाँ है? रैम में है। जैसे आप PDF फाइल को डाउनलोड कर लिया, कहाँ चली गई? रोम में। उसको देखेंगे किस में? देखेंगे रैम में। वो किस में आ जाती है? देखने पर किस में आ जाती है? रैम में आ जाती है। तो रैम क्या होती है? टेम्परेरी रूप से डाटा को स्टोर करती है। और उसी समय जैसे कि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, एक अगली PDF फाइल भी आपने खोल रखी है, तो यदि आप होम पेज पे जाके उसको क्लीन कर दें, क्लीन करते हैं नहीं, होम पेज पे जाके उसको क्लीन कर देते हैं, सारे फंक्शन जो ओपन होते हैं उनको क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने पर क्या होता है कि जो रैम का डाटा है वो सभी क्लीन हो जाता है। रैम का डाटा क्या होता है? क्लीन हो जाता है। फिर से हम ओपन करेंगे उसे रीड ओनली मेमोरी से, फिर से उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी में लाएंगे, फिर से उसे स्टार्ट करेंगे। तो जब क्लीन करते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी से सारा डाटा क्लीन हो जाता है। अच्छा, मोबाइल आपका कभी कभी हैंग हो जाता है, आपका फ़ोन कभी कभी हैंग हो जाता है। क्यों होता है पता है? बताते हैं। देखिए इसलिए होता है कि रैम जो होती है उसकी कुछ एक कैपेसिटी होगी, हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। तो रैम की कैपेसिटी से ज़्यादा जब हम ऐप या प्रोग्राम को रन करवाते हैं एक समय में, तो जो है मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी रैम जो है वो 4 एप्लीकेशंस को एक समय में एग्जीक्यूट कर पाएगी या उसको हैंडल कर पाएगी। आपने उसी समय 5 एप्लीकेशन खोल दिए, फटाफट क्लिक करके 5 एप्लीकेशन खोल दिए, मतलब 5 एप्लीकेशन का जो डाटा है वो किस में आ गया? इस समय रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ गया। अभी ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी थी ये 4 एप्लीकेशंस को मात्र एक समय में एग्जीक्यूट कर पाएगी, तो इसके लिए लोड बढ़ गया। उस समय ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करेगी, अर्थात माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि इस मेमोरी का जो डाटा आपने एक ऐप ज़्यादा लाए हैं, मतलब 5 ऐप ले आए हैं, तो ये एक ऐप को वापस मेमोरी में भेजने का काम करेगा, वापस रीड ओनली मेमोरी में भेजने का काम करेगा। और जितने समय तक ये रीड ओनली मेमोरी में डाटा को वापस करेगा उतने समय तक आपका फ़ोन हैंग रहेगा। ये होता है कारण आपके फ़ोन का हैंग होने का। इसीलिए कहते हैं लोग कि आपकी अगर रैम ज़्यादा होगी तो फ़ोन हैंग नहीं करेगा। ओके, तो आप कभी यदि मार्केट में जाएं तो वहाँ पे देखेंगे कि रैम आप क्या, जो भी लोग फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर्स लेने जाते हैं तो वो पूछते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिकेशन पूछते हैं कि भैया रैम कितनी है, रोम कितनी है। और लोग कहते भी हैं कि यदि ज़्यादा रैम वाला लो तो वो कम हैंग करेगा, तो वो कारण यही होता है। तो यहाँ से आप जान पाए कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, और रोम क्या होती है, मतलब रीड ओनली मेमोरी क्या होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर पर चर्चा करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, अर्थात CPU क्या होता है। तो इसको हम लोग इसे रब कर देते हैं, उसके बाद आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और हम इसके बाद बताते हैं कि आप, तो ये है हमारे पास CPU मतलब माइक्रो प्रोसेसर। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये जो है साधारण ब्लॉक डायग्राम है जिसमें मुख्यतः 4 चीज़ें होती हैं। एक LU होता है, एक्यूमुलेटर होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर होता है और टाइम एंड कंट्रोल यूनिट होता है। ये 4 चीज़ें होती हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। हम लोग समझते हैं एक एक के बारे में थोड़ा सा।
एएलयू क्या होता है? तो एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जी हाँ, एएलयू जो है वो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि जोड़ सकता है, घटा सकता है, डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ ये क्या कर सकता है, और गेट ऑपरेशन कर सकता है, नॉट गेट ऑपरेशन कर सकता है, इसके साथ साथ एक्सॉर ऑपरेशन कर सकता है, और इसी के साथ साथ ये जो है वो बीसीडी योग कर सकता है, बाइनरी कोड डेसिमल में योग कर सकता है। इसी के साथ साथ ये हम बताएं तो ये कंपेयर कर सकता है, ये कंपेयर कर सकता है। इसी के साथ साथ यदि हम आपको बताएं ये इंक्रीमेंट कर सकता है, डिक्रीमेंट कर सकता है, और ये बिट शिफ्ट भी कर सकता है। जी हाँ, बिट शिफ्ट भी कर सकता है। बिट शिफ्ट का मतलब 00000 है और हमें बिट को शिफ्ट करना है, मतलब 0001 यहाँ पे है और हमें एक बिट राइट साइड में शिफ्ट करना है तो 0010 करना है। तो ये भी काम कौन करेगा? एएलयू करेगा, मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करेगा। तो इस तरीके से इसके साथ साथ ये और भी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, तो इसे कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये जनरल पर्पस ये जो है माइक्रो प्रोसेसर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ये क्या काम करता है? ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, और गेट कर सकता है, नॉट गेट ऑपरेशन कर सकता है, एक्सॉर, नंद, वीसीडी योग कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, इंक्रीमेंट कर सकता है, डिक्रीमेंट कर सकता है, बिट शिफ्ट कर सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऑपरेशंस को ये परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद सेकंड जो है हमारा वो है एएलयू, सॉरी इसके बाद है एक्यूमुलेटर। इसके बाद जो है हमारा है सेकंड वो है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर एक जनरल पर्पस रजिस्टर होता है जो कि डाटा को स्टोर करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले और उसके बाद। डाटा को स्टोर करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले और बाद में। ये जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, ये डाटा को स्टोर करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले तथा बाद में। कैसे? जैसे कोई डाटा हमने प्रोग्राम लिखा 03 + 05, इसको ऐड करना है, 03 और 05 को ऐड करना है, तो ऐड करके कितना आएगा? 08। अभी ये जो प्रोग्राम है ये जो है वो सबसे पहले किस में जाएगा? ए में जाएगा, मतलब पहले एक्यूमुलेटर में जाएगा और उसके बाद ये जो है किसी और रजिस्टर से, जनरल पर्पस रजिस्टर से आएगा, वो अभी आप आगे देखेंगे। जान लीजिए बी से आएगा, मान लीजिए ये बी से आएगा, दोनों को ऐड किया जाएगा, 08 होगा और ये 08 किस में जाएगा? ए में जाएगा। यह पुनः किस में जाएगा? ए में जाएगा। कहने का मतलब है प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट नहीं हुआ था तब डाटा को स्टोर किया था ए ने, मतलब एक्यूमुलेटर ने स्टोर किया था। उसके बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और रिजल्ट आ गया तो भी किसने स्टोर कर लिया? ए ने स्टोर कर लिया। और ये ए का अब हम दे सकते हैं बी में भी दे सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस पर भी दे सकते हैं, मेमोरी में भी दे सकते हैं। इस तरीके से अब इस वाले रिजल्ट को हम किसी भी स्थान पर दे देंगे, लेकिन जो सबसे पहले रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? ए में आएगा। तो इस तरीके से ये एक्यूमुलेटर काम करता है, मतलब एग्जीक्यूट होने से, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले अपने अंदर जो डाटा है उसको स्टोर करेगा और दूसरी बात उसके रिजल्ट को स्टोर करेगा। इसकी बात यदि हम देखें, थर्ड नंबर पे है जनरल पर्पस रजिस्टर, जीपीआरएस, जिसको कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर शॉर्ट में। तो जनरल पर्पस रजिस्टर ये भी क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करते हैं। ये भी क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करते हैं। लेकिन ये किस प्रकार से करते हैं? ये जो है एग्जीक्यूशन के समय ये डाटा को स्टोर करते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन के समय ये डाटा को स्टोर करते हैं। अगर हम ये जनरल पर्पस रजिस्टर बहुत सारे होते हैं, बी सी डी ई, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के लिए अलग अलग जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, लेकिन सभी के लिए होते हैं। तो यदि बात करें यहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के समय डाटा को स्टोर करता है। ओके, डाटा को स्टोर करता है। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया 0305 प्रोग्राम बनाना था, हमें 0305 प्रोग्राम लिखना था। ओके, 0305 प्रोग्राम है, मेरे को लिखना है, इसको एग्जीक्यूट कराना है, 05 और +03 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। तो सबसे पहले ए को हम किस में डालेंगे? ए को हम ए में डालेंगे 3, ए में डालेंगे 03 और बी या सी मान लीजिए हमने डी में डाल लिया। क्या डाल लिया? डी में डाल लिया 05। दोनों को ऐड किया, कितना आया? 08 आया, वो किस में जाएगा? ए में जाएगा। क्योंकि एक्यूमुलेटर का काम होता है, क्या होता है कि
जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट होने से पहले डाटा को स्टोर करता है तथा रिजल्ट को स्टोर करता है। तो इसने काम किया एलयू में, सॉरी एक्यूमुलेटर ने क्या काम दिया, डाटा को स्टोर कर लिया, जो भी डाटा आया था 0 उसको स्टोर कर लिया। अभी जो डी है ये क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर है। डी जो है वो क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर है। मतलब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करना है तो उस समय हम जो डाटा है वो जनरल पर्पस रजिस्टर में डालना जरूरी होगा। जनरल पर्पस रजिस्टर में डाटा को डालना जरूरी होगा, या फिर हो सकता है मेमोरी से आए, लेकिन फिलहाल जो जनरल पर्पस रजिस्टर जो होते हैं वो डाटा को एग्जीक्यूट होने के समय, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के समय स्टोर करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम को स्टोर करता है जनरल पर्पस रजिस्टर। अभी हम चाहें तो इसको ई में भेज सकते हैं इसका डाटा, वो इंस्ट्रक्शन आएगा जब हम पढ़ाएंगे माइक्रो प्रोसेसर इन 8085 का प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि किस तरीके से डाटा इसका इसमें आ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा, इसमें से किसी में भी आ सकता है, मेमोरी में भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद थर्ड है, जो लास्ट है, क्या है हमारी टाइम एंड कंट्रोल यूनिट। क्या है, टाइम एंड कंट्रोल यूनिट, सॉरी इधर बना देते हैं, टाइम एंड कंट्रोल यूनिट, टाइम एंड कंट्रोल यूनिट। यदि हम टाइम एंड कंट्रोल यूनिट की बात करें तो ये टाइम एंड कंट्रोल यूनिट है, इसका महत्वपूर्ण भाग होता है। ये सभी प्रकार के जो ऑपरेशंस होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, उन सभी को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे मान लीजिए 05 हमारा कोई प्रोग्राम है जिसे मेमोरी में स्टोर करना है, जिसे मेमोरी में स्टोर करना है, लोकेशन है 05H, 05H है लोकेशन, और 01 हमारा कोई प्रोग्राम मान लीजिए डाटा है, 01 डाटा है, 05 लोकेशन पर हमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो हमें यहाँ से टाइम एंड कंट्रोल सिग्नल्स के पास से हम क्या सिग्नल भेजेंगे, राइट सिग्नल। क्या भेजेंगे, राइट सिग्नल। मान लीजिए हमें क्या करना था, रीड करना था इतना प्रोग्राम, तो हम रीड सिग्नल भेज देंगे। तो इस तरीके से टाइम एंड कंट्रोल यूनिट क्या है कि सभी प्रकार के ऑपरेशंस को यहाँ पे कंट्रोल करती है। यदि आप भी ना समझ में आया हो तो मैं एक और एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। जैसे कि 05 02 + 03, 02 + 03 को ऐड करना था, 05 होता है, सभी को पता होता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये काम करता कौन है, एएलयू। ऐड करने का काम कौन करता है, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा, सबसे पहले जो डाटा जाता है वो किस में जाता है, एक्यूमुलेटर में गया और जनरल पर्पस रजिस्टर में गया। अभी ये डाटा किस में है, एक्यूमुलेटर में है और जनरल पर्पस रजिस्टर में है। एएलयू के पास ले जाने का काम कौन करेगा, माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी कौन करेगा, टाइम एंड कंट्रोल यूनिट। ये जो टाइम एंड कंट्रोल यूनिट है यही काम करेगा। ए से कहेगा कि भैया आपका जो डाटा है 02 इसे ले जाओ एएलयू में। कहाँ ले जाओ, एएलयू में ले जाओ। उधर जनरल पर्पस रजिस्टर के पास ये डाटा सिग्नल सेंड करेगा, कहेगा कि भैया जो डी के पास डाटा है वो कहाँ ले जाओ, वो जो डी के पास डाटा है, ये जो ए के पास डाटा है, ये डी के पास डाटा है, तो डी का डाटा कहाँ ले जाओ, एएलयू में ले जाओ। अभी ये एक सिग्नल और रिलीज करेगा जो भेजेगा एएलयू को, जो कहेगा कि भैया एएलयू जो डाटा तेरे पास आया है उसको क्या कर, एग्जीक्यूट कर, मतलब ऐड करना है, ऐड कर दे। तो ये क्या करेगा, ऐड कर देगा, और ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो अभी बाहर फ्लो होगा। लेकिन उसी समय ये जो टाइम एंड कंट्रोल यूनिट है एक सिग्नल भेजेगा ए को और कहेगा कि जो रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर कर लो, पकड़ लो। तो रिजल्ट किसमें, ए में पकड़ लेगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम को पूरा रन होता है और टाइम एंड कंट्रोल यूनिट इस तरीके से इसको कंट्रोल करती है। और ये जो रीड राइट सिग्नल्स ऑपरेशंस होते हैं ये भी वहाँ से जनरेट होते हैं। तो ये तो थी आपकी बेसिक से ये 4 ऑप्शन थे, 4 जो इसके अंदर मुख्यतः टॉपिक थे, इसको आपने कवर कर लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिस्टम बस। ये सिस्टम बस लास्ट टॉपिक है आपका आज के वीडियो का, सिस्टम बस। आपको पता होएगा सिस्टम बस क्या होती है, नहीं पता होएगा तो हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई मेमोरी है, इसमें बहुत सारी लोकेशन है, ओके, ये क्या है, मेमोरी है। इसके बाद ये हमारे पास एक न्यूटी है, माइक्रो प्रोसेसर, ओके। ये हमारे पास एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, ओके। यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ये जो है वो क्या है, सिस्टम बस है। ये क्या है, सिस्टम बस है।
ये क्या है? सिस्टम बस है। मतलब इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं सिस्टम बस की। सिस्टम बस तारों का वह समूह होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर विभिन्न पेरिफेरल युक्तियों से कम्युनिकेट करता है। जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसर और ये मेमोरी है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इससे कम्युनिकेशन करने के लिए सिस्टम बस का उपयोग करता है। तो सिस्टम बस सिंपल सा एक तारों का समूह होता है जिससे सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर से निकल के जाएगा मेमोरी में, मेमोरी से निकल के माइक्रो प्रोसेसर में आएगा, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस से मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से आउटपुट इनपुट डिवाइस में आएगा। इस तरीके से जो ट्रेवल करने वाला रास्ता जो होता है वो क्या होता है? सिस्टम बस होता है। सिस्टम बस मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहले जो होती है वो एड्रेस बस, दूसरी जो होती है वो डाटा बस। क्या होती है? डाटा बस। तीसरी जो होती है वो होती है कंट्रोल बस। ये 3 प्रकार की बस होती हैं हमारे पास। मतलब पहली बस है वो एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। अभी हम आपको सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं, जब इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, सिस्टम बस को टॉपिक पढ़ेंगे तो ये होती है, इसमें 3 बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या है? मेमोरी में जो डाटा है उसका एड्रेस लेके जाती है, डाटा बस उसका डाटा लेकर जाती है, कंट्रोल बस उसका कंट्रोल करती है कि रीड करना, राइट करना, क्या करना है। ओके, चलिए एक एग्जांपल्स के जरिए हम समझते हैं। जैसे 01 ये लोकेशन है हमारे पास 0001H, ये हमारे पास एक मेमोरी की लोकेशन है जी। ओके, ये मेमोरी की लोकेशन है और इस लोकेशन पर हमें डाटा माइक्रो प्रोसेसर से 05H को स्टोर करवाना है। ओके, इस माइक्रो प्रोसेसर से हमें 05H डाटा को इस मेमोरी लोकेशन पर ले जाना है। तो क्या करेंगे? माइक्रो प्रोसेसर को पहले तो एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस देना पड़ेगा कि भैया किस एड्रेस पे हमें डाटा को भेजना है। उसके बाद हमें डाटा भेजना पड़ेगा डाटा बस द्वारा। एड्रेस बस क्या ले जाएगी? एड्रेस ले जाएगी कि मतलब 001H पर हमें डाटा को भेजना है। उसके बाद डाटा बस क्या ले जाएगी? 05H डाटा को ले जाएगी, 05H डाटा को ले जाएगी। उसके बाद कंट्रोल बस क्या काम करेगी? तो देखिए कंट्रोल बस जो काम करेगी, जैसा कि हमने आपको बताया, 05H को क्या करना है? राइट करना है। 05H जो है उसे राइट करना है, मतलब लिखना है मेमोरी में सेव करना है। तो कंट्रोल बस सिग्नल ले जाएगी कि राइट सिग्नल ले जाएगी, तो वहां पे ये डाटा सेव हो जाएगा। अब भी ना समझ में आया हो, एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ का। मान लीजिए आपके घर में रसोई गैस सिलेंडर है, वो खत्म हो जाता है, तो आपकी मम्मी आपसे कहती है कि भैया कि आज वो गैस सिलेंडर के डिलीवरी बॉय आएंगे, उनसे जो है आप सिलेंडर को ले लेना। ठीक है, क्या कर लेना? रिसीव कर लेना, ले लेना। ओके, तो आपकी मम्मी ने आपको कंट्रोल किया कि जो सिलेंडर वाला आएगा, सिलेंडर देने आएगा, डिलीवरी बॉय आएगा, जो सिलेंडर को लेकर आएगा, उससे आपको सिलेंडर लेना है। ओके, तो आपको कंट्रोल मिला। आपको कंट्रोल किसने किया? आपकी मम्मी ने कहा, क्या कहा? कि सिलेंडर को लेना है। ठीक है, कुछ समय बाद डिलीवरी बॉय आपके गेट पे आया, बेल बजाई, आप गए। तो आप गए, अब उससे आप सिलेंडर को वो ला रहा है। सिलेंडर लेके कहाँ आएगा? आपकी किचन में आएगा। तो आपकी जब वो किचन में आएगा, आप उसके साथ ही साथ आएंगे। पहले तो वो आपसे पूछेगा कि भैया कहाँ रखना है सिलेंडर को, मतलब लोकेशन बताओ। क्या बताओ? लोकेशन बताओ। तो आप जो हो वो क्या हो? एड्रेस बस हो। आप क्या हो? एड्रेस बस हो। आप उसके साथ साथ जाओगे। ऐसे कैसे जाओगे? ऐसे जाओगे उसके साथ साथ कि भैया यहाँ किचन में रख दे। आपने क्या बताया? एड्रेस बताया। सिलेंडर जो है वो क्या है? डाटा है। सिलेंडर जो है वो क्या है? डाटा है। आपने उस डाटा को कहाँ रखने का एड्रेस बताया है? किचन में रखने का एड्रेस बताया है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी काम होता है। आपकी मम्मी ने आपको कंट्रोल किया, मतलब कंट्रोल बस। आप जो हो वो डाटा एड्रेस बस हो। आपने एड्रेस बताया कि सिलेंडर को कहाँ रखना है, और डिलीवरी बॉय जो था सिलेंडर लेके आया था, वो क्या था? डाटा था। सिलेंडर क्या था? डाटा था। तो इसी प्रकार से सिस्टम ये भी काम करता है। तो उम्मीद है आज के जो भी टॉपिक्स थे आपको समझ में आए होंगे। यदि ना समझ में आए हो तो कमेंट करिएगा, और यदि समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का जो वीडियो था उसमें ओवरऑल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा था, मतलब कंप्यूटर के बारे में जाना था। उम्मीद है पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।